स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। देखिए, लक्ष्मीकांत किताब को हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। 6th एडिशन को हम लोग यहाँ पे बेस बना के चल रहे हैं। जिनके पास 5th एडिशन है वो भी चलेगा। पार्ट 4 चौथी वीडियो है ये, जहां पे हम मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की यूनिट को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे इनएक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक्सपर्ट कमिटीज थी जो कॉन्स्टिट्यूशन में, उनकी जानकारी, कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो कि ट्रिवियल छोटे मोटे फैक्ट्स हैं, पीसीएस के एग्जाम में 1 मार्कर में पूछ लिए जाते हैं, और हिंदी में जो हमारे संविधान को लिखा गया है, इन सारी बातों के बारे में मैं इस वीडियो में दोस्तों आपसे बात करने वाला हूं। शुरू करने से पहले बता दूं दोस्तों कि इस वीडियो से आपको फायदा तभी मिलेगा जब आपने लक्ष्मीकांत के 6th एडिशन की किताब खरीद के अपने सामने रख रखी है और उसको आप मेरे साथ पढ़ रहे हो। तो अगर किताब आपके पास नहीं है तो मेरा बोला कुछ भी शायद आपको उतना क्लियर समझ में ना आए दोस्तों। अगर 5th एडिशन की किताब भी है तो भी चलेगा, लेकिन होनी चाहिए आपके पास। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स लाइक का बटन दबा दीजिए, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों इनएक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इनएक्ट करना है, मतलब उसको लागू करना। तो देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी वो इन्वॉल्व थी। उस ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे बी.आर. अम्बेडकर जी। बी.आर. अम्बेडकर जी ने ड्राफ्ट बनाया, जिसको बोला जाता है कि फाइनल ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी फाइनल जो आप कह सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट है, ये बी.आर. अम्बेडकर जी ने बनाया और उसको असेंबली में, यानी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इंट्रोड्यूस किया 4 नवंबर 1948 में फर्स्ट रीडिंग के लिए। फर्स्ट रीडिंग मतलब कि ये ड्राफ्ट जितने भी उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे उन सबको एक एक कॉपी इस ड्राफ्ट की बांटी जाएगी। फिर वो लोग इस ड्राफ्ट को पढ़ेंगे, देखेंगे कि भाई इसमें क्या लिखा हुआ है, और उस पर फिर अपनी अपनी राय देंगे हर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग। ओके, तो फिर इस फर्स्ट ड्राफ्ट को, इस फाइनल ड्राफ्ट को जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रखा गया, जब पहली रीडिंग के लिए रखा गया, इस पे 5 दिन तक रीडिंग चली, यानी 4 नवंबर को रखा गया, 9 नवंबर तक इस पे बातचीत होती रही। फिर उसमें बहुत सारे सुझाव आए दोस्तों, ठीक है। फिर आप कह सकते हो कि सेकंड रीडिंग शुरू हुई, इसकी क्लॉज बाय क्लॉज कंसीडरेशन, एक एक क्लॉज जो एक एक आर्टिकल का था उस पे बहस हो रही थी, और तगड़ी बहस हो रही थी दोस्तों। उसका रीजन ये था कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें लॉयर बहुत थे, वकील बहुत थे, हर कोई अपने आप में एक वकील था, पढ़ा लिखा था। तो वो लोगों को, उसमें से कोई ऐसा नहीं था कि अनएजुकेटेड टाइप का आदमी बैठा हो जिसको कुछ मालूम ही ना हो। अब प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव को हमें कोई अनएजुकेटेड पर्सन आ गया हो तो बात अलग है। सब लोग अपने अपने राय दे रहे थे। जब सेकंड रीडिंग कब स्टार्ट हुई? सेकंड रीडिंग स्टार्ट होगी 15 नवंबर को, और खत्म कब होगी? 17 अक्टूबर को। और खास बात यह कि जो सेकंड रीडिंग है ना दोस्तों, ये शुरू होगी 15 नवंबर 1948 को और खत्म होगी 17 अक्टूबर 1949 को। देखिए जितनी जबरदस्त रीडिंग चली है। देखिए कितना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके एक एक क्लॉज को अगर आप डिस्कस कर रहे हो तो ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा। ठीक ठाक काम टाइम लगता है इन सब चीजों में। इस समय पे कहा गया बहुत सारे अमेंडमेंट्स प्रपोज किए गए, उसमें से कुछ अमेंडमेंट्स डिस्कस हुए, कुछ माने भी गए, जिनको फाइनल ड्राफ्ट में यानी कि थर्ड रीडिंग में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे एक बात करिए, ये जो रीडिंग हो रही थी ना, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, इन रीडिंग में कुछ चेंजेस प्रपोज किए जा रहे थे, उन चेंजेस पे वोटिंग पड़ रही थी और उस हिसाब से चेंजेस लाए जा रहे थे। यानी जो फाइनल ड्राफ्ट बी.आर. अम्बेडकर जी ने सामने रखा था, ऐसा नहीं कि बिल्कुल वैसे का वैसा पास हो गया, उसमें चेंजेस हुए थे फर्स्ट रीडिंग में, सेकंड रीडिंग में और थर्ड रीडिंग में। थर्ड रीडिंग कब शुरू होगी? तो भाई थर्ड रीडिंग शुरू होगी 14 नवंबर 1949 को। ज्यादा जो मेन काम था वो आपका सेकंड रीडिंग में दोस्तों हो चुका था। तो 14 नवंबर 1949 को थर्ड रीडिंग शुरू होगी। ओके, और फिर आप देखोगे कि फाइनली ये जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन है इस पे सब लोग साइन करेंगे कब? 26 नवंबर 1949 को। तो 1949 26 नवंबर को इस ड्राफ्ट पे साइन पड़ेगा। प्रेम्बल देखेंगे तो प्रेम्बल में डेट आपकी यही लिखी हुई है, 26 नवंबर 1949। तो जिस दिन इस ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन हो रहे थे, तो आप समझिए उस समय पे जो मेंबर्स ऑफ द असेंबली थे, लगभग 299 मेंबर्स थे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जिसमें 284 प्रेजेंट थे। 284 ने इस कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन किया, और जब ये साइनिंग की प्रक्रिया चल रही थी तो बाहर पानी बरस रहा था। तो पानी बरसने को इस साइनिंग की प्रक्रिया के दौरान पे एक अच्छा ओमेन माना गया था, और हमारा जो संविधान बना है ना दोस्तों, वो रियल में बहुत अच्छा है। डेमोक्रेसी के लिए एक एग्जाम्पल है वो, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस हैं उसने हमारे देश के हर तबके को किसी ना किसी फॉर्म में आगे आने का मौका दिया है दोस्तों। ओके, और इसमें एक चीज लिखी थी कि ये जो 26 नवंबर 1949 है, इसको क्या लिखा गया कि ये वो डेट है जिस दिन भारत के लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा दिए गए संविधान को अडॉप्ट किया, इनैक्ट किया और अपने आप को दिया। ठीक है, ये एक भाषा लिखी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब किया गया है? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को भाई अडॉप्ट किया गया है 26 नवंबर 1949 को, जो कि प्रियम्बल में लिखा हुआ है। भाई ये सवाल बहुत पूछा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया, तो कब अडॉप्ट किया? 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी मतलब देना, प्रियम्बल में डेट 26 नवंबर दे रखी है। तो सवाल की लैंग्वेज के हिसाब से आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। ओके दोस्तों, प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन के इंप्लीमेंट करने के बाद इनैक्ट किया गया, उसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। इस पूरे प्रक्रिया में एक बहुत मेजर रोल प्ले किया हमारे बाबा साहब ने, भीमराव अंबेडकर जी ने। भीमराव अंबेडकर जी उस समय के लॉ मिनिस्टर थे, बहुत ही काबिल इंसान थे। उन्होंने असेंबली में
पूछे जाने वाले सवालों का बहुत डिटेल में आंसर दिया। उनके जो आर्गुमेंट्स हुआ करते थे बहुत लॉजिकल हुआ करते थे। वो अपने आर्गुमेंट्स के थ्रू एक अच्छे स्पीकर थे। वो अपने आर्गुमेंट्स के थ्रू बहस में बहुत सारे लोगों को कन्विंस भी कर जाते थे। इसीलिए उनको कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट माना गया है। ब्रिलियंट राइटर थे और ऑब्वियस सी बात है वो शेड्यूल कास्ट के लीडर तो थे ही। उन्हें कहा जाता है चीफ आर्किटेक्ट। बी आर अम्बेडकर जी वाज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाने से रिस्पेक्ट में कोई भी सवाल आएगा तो आंख बंद करके आप बी आर अम्बेडकर आंसर मार सकते हैं। इनको मॉडर्न मनु भी बोला गया है, ठीक है, मॉडर्न मनु इनको नाम दिया गया है। हालांकि मनुस्मृति में जो कुछ भी लिखा है उससे बी आर अम्बेडकर जी बहुत चढ़ते थे और उसके बिल्कुल अगेंस्ट थे। ओके दोस्तों, अब हम बात करें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स हैं। तो देखिए, प्रियम्बल है 395 आर्टिकल है, 8 शेड्यूल है, अभी के समय में 370 आर्टिकल्स हैं भाई। पार्ट्स कितने पार्ट्स हैं, कितने आर्टिकल्स हैं टोटल, ये सब अभी हम लोग थोड़ी आगे जाके देखेंगे। ओके, अब बात आएगी किसकी, इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स कब किया गया। तो देखो, इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में 2 डेटें आपको याद रखनी है। एक तो आपको 26 नवंबर 1949 याद रखना है और एक आपको अपना गणतंत्रता दिवस याद करना है जो कि 26 जनवरी 1950 है। हुआ क्या है दोस्तों कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय से यानी लगभग 1920 के टाइम से जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी ना, वो सेल्फ रूल की डिमांड कर रही थी। सेल्फ रूल अंडर द अम्ब्रेला ऑफ ब्रिटिश मोनार्च। यानी कि गांधी जी और बाकी इंडियन नेशनल कांग्रेस के रूलर्स क्या बोल रहे थे कि भैया हमको सेल्फ रूल दो। ओके, 1929 के समय पे, 1928 के एंड में और 1929 के समय पे इंडियन नेशनल कांग्रेस के बहुत सारे लीडर्स ये बोलने लगे, जवाहरलाल नेहरू और भी बहुत से लीडर्स, उन्होंने बोला भाई कि ये ब्रिटेन हमें सेल्फ रूल दे नहीं रहा है और ये हमें देगा भी नहीं, तो अब हमको पूर्ण स्वराज की तरफ जाना है क्योंकि ये ब्रिटेन के जो गोरे हैं ये हमें कुछ देने वाले नहीं है। तो गांधी जी ने उस समय पे बोला कि भाई हम ब्रिटिश सरकार को 1 साल का समय देते हैं और अगर 1 साल तक हमको सेल्फ रूल नहीं दिया इस ब्रिटिश सरकार ने तो उसके बाद हम सेल्फ रूल ना मान के पूर्ण स्वराज मांगेंगे। यानी उसके बाद हमारा मोटो क्या होगा, पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ये बातचीत हो रही थी लगभग 1928-1929 के समय पे। ओके, हुआ ये कि दिसंबर 1929 में 1929 में, ध्यान दीजिएगा, दिसंबर 1929 में लाहौर में एक सेशन हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का जिसको बोला था लाहौर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। और लाहौर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस में ये बोला गया कि भाई ये ब्रिटिशर्स ने हमारी सेल्फ रूल की बात को नहीं माना है। 1 साल बीत चुके थे, गांधी जी ने जो 1 साल का समय दिया था ना वो बीत चुका था। तो अब चूंकि ब्रिटिशर्स ने हमारे सेल्फ रूल की बात नहीं मानी है, ये ब्रिटिशर्स हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, इसलिए अब हम अपनी आजादी खुद इनसे लेंगे, हम पूर्ण स्वराज डिक्लेयर करेंगे। और पूर्ण स्वराज को डिक्लेयर करने के लिए दिन कौन सा तय हुआ, दिन तय हुआ 26 जनवरी 1930। और 26 जनवरी 1930 को पहली बार फ्री इंडिया का झंडा लहराया किसने, जवाहरलाल नेहरू जी ने। कौन सी नदी के किनारे लहराया ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आगे देखते हैं। तो जब 26 जनवरी को ये काम हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से, तो 26 जनवरी को एक इंपॉर्टेंट डेट मानी जाने लगी। तो उस समय पे इंडियन लीडर्स ये बोलते थे कि जब भी हम आजाद देंगे हम अपनी आजादी की डेट रखेंगे 26 जनवरी को। लेकिन जब आजादी हुई उस समय पे अब 26 जनवरी तक का इंतजार नहीं किया जा सकता था। यानी कि अब हमको 1947 में आजादी मिल रही है और 1947 में जनवरी का महीना निकल चुका है, तो अब 26 जनवरी 1948 तक का इंतजार करना तो बेवकूफी है। तो बोला गया कि 26 जनवरी 1950 को कुछ करना होगा। तो कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन को जो फोर्स में लाने की डेट है वो है हमारी 26 जनवरी 1950। इस दिन हमारा पूरा संविधान फोर्स में आया था, इनैक्ट हुआ था, इंप्लीमेंट हुआ था, इसलिए इसको बोला जाता है गणतंत्रता दिवस, रिपब्लिक डे। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो डेट ऑफ कमेंसमेंट है आप कह सकते हो 26 जनवरी 1950 है। लेकिन जब फाइनल ड्राफ्ट अप्रूव हो गया था हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे, तो 26 नवंबर 1949 को जब सिग्नेचर पड़ गए, प्रेम्बल में भी यही डेट आएगी, उस समय पे यह मालूम पड़ा कि भैया बहुत सारे प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वो 26 नवंबर 1949 से ही लागू हो गए। ओके, तो अब देखिए कि भाई बहुत कुछ इंपॉर्टेंट जो आप कह सकते हैं कि प्रोविजंस थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, जैसे कि सिटीजनशिप। अब उस समय पे सिटीजनशिप का मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट था दोस्तों। इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, भर भर के रिफ्यूजीज पाकिस्तान से इंडिया आ रहे थे, तो सिटीजनशिप का मुद्दा। फिर इलेक्शंस कैसे होंगे, लोकसभा के, राज्यसभा के, इसका मुद्दा। फिर प्रोविजनल पार्लियामेंट में कौन कौन रहेगा, क्योंकि नया नया देश आजाद हुआ तो बहुत सारे टेम्पोरल और ट्रांजिशनल प्रोविजंस थे, बहुत सारे टेम्पररी प्रोविजंस थे, उनको लागू करना था। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे वो भाई 26 नवंबर को लागू कर दिए गए और बाकी बचा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन पूरा 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसलिए रिपब्लिक डे 26 जनवरी 1950 को मनाया जाता है। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ध्यान दीजिएगा। 2-3 एक्ट थे दोस्तों, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो क्या हमारे इस संविधान के लागू होने से इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 खत्म हो गए? नहीं फ्रेंड्स, ये एक्ट नलीफाई नहीं हुए। हुआ ये कि जब हमारा संविधान लागू हुआ तो ये बोला गया कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रहेगा,
लेकिन अगर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का कोई प्रोविजन या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का कोई प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के साथ वायलेशन में आया या कॉन्ट्रडिक्शन में आया, या इन दोनों प्रोविजंस के किसी भी प्रोविजन ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन को चेंज किया, मॉडिफाई किया, सप्लीमेंट किया, तो उस हद तक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को मान्य नहीं माना जाएगा। लेकिन जब तक इन दोनों के प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ क्लैश नहीं हो रहे हैं, तब तक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को मान्य माना जाएगा। यानी कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को कभी भी नलीफाई नहीं किया गया, रिपील नहीं किया गया, ना ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रोविजंस को रिपील किया गया है। इसका रीजन यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद भी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनको ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हमने कोई चीज छोड़ दी हो, और चूंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बहुत वॉल्यूमिनस डॉक्यूमेंट था और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 हमारी आजादी से रिलेटेड था, इसलिए इनको सीधा सीधा नलीफाई नहीं किया गया। बस ये बोला गया इनके कोई प्रोविजंस अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को वायलेट करेंगे तो उस हद तक हम इन दोनों को नलीफाई करेंगे, नहीं तो उसके अलावा बाकी सारे प्रोविजंस इनके माने जाएंगे। लेकिन एक प्रोविजन था फ्रेंड्स, प्राइवी काउंसिल ज्यूरिसडिक्शन एक्ट। प्राइवी काउंसिल ज्यूरिसडिक्शन एक्ट को पहले ही नलीफाई कर दिया गया था, एब्रोगेट कर दिया गया था और उसको रिवाइव नहीं किया गया। प्राइवी काउंसिल ज्यूरिसडिक्शन एक्ट क्या बोलता था कि हमारी देश की जो हायर कोर्ट्स है, ठीक है, हमारी देश की हायर कोर्ट्स के अगेंस्ट कोई अगर अपील जानी है तो वो अपील प्राइवी काउंसिल के पास जाएगी, और ये प्राइवी काउंसिल कहां बैठता था? लंदन में बैठता था। तो ये प्राइवी काउंसिल का ज्यूरिसडिक्शन था, बट हम तो आजाद हो गए थे ना दोस्तों, तो अब प्राइवी काउंसिल का क्या लेना देना है? अब तो हम जो कोर्ट्स होंगे हमारी इंडिया की वो डिसाइड करेंगे अपीलें। इसलिए प्राइवी काउंसिल ज्यूरिसडिक्शन एक्ट खत्म हो गया था, वो हमेशा के लिए उसको एब्रोगेट कर दिया गया। तो प्राइवी काउंसिल ज्यूरिसडिक्शन एक्ट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हर चीज को दोस्तों मैं आपको बहुत डिटेल में समझा के चल रहा हूं, जितना ज्यादा मुझसे हो सकता है। आगे बात करते हैं एक्सपर्ट कमेटी ऑफ द कांग्रेस की। अब ये एक्सपर्ट कमेटी ऑफ द कांग्रेस क्या थी? देखिए, मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स, जुलाई और अगस्त 1946 के टाइम पे भाई इलेक्शंस चल रहे थे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। जब इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन चल रहे थे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को पता था कि भाई साइजेबल अमाउंट ऑफ सीटें इंडियन नेशनल कांग्रेस जीतने वाली है। देश के ज्यादातर लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ झुकाव रखते थे, उनके साथ कनेक्ट करते थे। तो उसी समय पे इंडियन नेशनल कांग्रेस में जुलाई 8 में ही एक एक्सपर्ट कमेटी को अपॉइंट किया। यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑन 8 जुलाई 1946 को एक एक्सपर्ट कमेटी ऑफ द कांग्रेस को अपॉइंट किया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस की लीडरशिप के द्वारा। और इसका काम क्या था? इसका काम यह था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाद में किस तरीके से फंक्शन करेगी, इसकी आप कह सकते हो स्ट्रक्चर को इनको डिवाइस करना था। यानी कि जब हम इलेक्शंस को जीत जाएंगे और इलेक्शंस जीतने के बाद समय ना बर्बाद हो, इसलिए पहले से ये एक्सपर्ट कमेटी उन मानदंडों को, उन प्रीमाइसेस को तैयार करके रखेगी जिन प्रीमाइसेस के बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली काम करेगी, फंक्शन करेगी। इस कमेटी के मेंबर्स आप लक्ष्मीकांत में देख सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी इसके चेयरमैन थे, और भी मेंबर्स थे जैसे के एम मुंशी जी थे, के.टी. शाह जी थे, डी.आर. गडगिल जी थे। तो आप मेंबर्स जाके देख सकते हैं वहां पे। तो के संथनम जी थे, वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर। तो आप समझ गए ना फ्रेंड्स, ये एक्सपर्ट कमेटी क्या करेगी। अब देखिए इस एक्सपर्ट कमेटी ने क्या क्या किया, इसकी कुछ चीजें मैं आपको ठीक से बताता हूं दोस्तों। जैसे कि जुलाई और अगस्त में अभी भी इलेक्शन चल रहा है, रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन इस एक्सपर्ट कमेटी की 2 बार मीटिंग हुई। एक मीटिंग हुई जुलाई में 20 से 22 जुलाई 1946 में, दूसरी इसकी मीटिंग हुई अगस्त 15 से 17 1946 में। इन 2 मीटिंग्स में एक्चुअली में इस एक्सपर्ट कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किया क्या, इसने ये बात की दोस्तों कि भाई जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी तो उसमें प्रोसीजर क्या होगा। दूसरा चीज इसने बात की कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी तो अलग अलग चीजों के लिए हमको कितनी तरीके की कमेटी बनानी थी। अब दीजिए इस कमेटी और इस एक्सपर्ट कमेटी में क्या फर्क है। एक्सपर्ट कमेटी क्या कर रही है? एक्सपर्ट कमेटी ये कर रही है, पता कर रही है कि बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे काम करेगी। तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली काम करेगी तो सारे काम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो अलग हो नहीं सकती, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में काम करने में बहुत सारी कमेटी बनेगी। तो एक बनेगी ड्राफ्टिंग कमेटी, तो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई जाएंगी, उस तरीके से और सारी कमेटीज बनाई जाएंगी। वो कौन कौन सी कमेटीज हैं ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से। तो कौन कौन सी कमेटी बनेगी इस पर डिसीजन लिया आपकी इस एक्सपर्ट कमेटी ने। कैसे काम करेगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इस चीज पे डिसीजन लिया आपकी एक्सपर्ट कमेटी ने। ओके दोस्तों, तो ये सब इसके काम थे और इसके रोल को बहुत इंपॉर्टेंट माना है बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट ने। एक ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है जिसका नाम है ग्रैनविल ऑस्टिन। ग्रैनविल ऑस्टिन ने इस एक्सपर्ट कमेटी की रोल की काफी सराहना दी है। ग्रैनविल ऑस्टिन ने बताया कि इलेक्शन खत्म होते ही हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी वो कामों को तेजी से शुरू कर पाई। उसका एक रीजन था कि उसके बेस को इस एक्सपर्ट कमेटी ने पहले से तैयार करके रखा था। ये जो एक्सपर्ट कमेटी थी फ्रेंड्स, ये कौन से मिशन के फ्रेमवर्क के अंदर बनी थी? तो ये एक्सपर्ट कमेटी कैबिनेट मिशन के फ्रेमवर्क के अंदर में। हालांकि इस एक्सपर्ट कमेटी के बारे में ज्यादा लोग बात करते नहीं है दोस्तों, बहुत ज्यादा सवाल इस पे आज तक पूछे गए नहीं, आगे पूछे जाएंगे नहीं पूछे जाएंगे कुछ मालूम नहीं है। ओके, इसी एक्सपर्ट कमेटी के बारे में कहा जाता है इन्होंने एक रेजोल्यूशन भी बनाया था और उस रेजोल्यूशन से काफी मिलता जुलता एक रेजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू जी
इंट्रोड्यूस करेंगे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जिसका नाम होगा ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन, और इसी ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन का मॉडिफाइड फॉर्म बनेगा प्रियम्बल। ये सब मैं पहले आपको बता चुका हूँ। ओके दोस्तों, तो काम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बनने का बहुत पहले शुरू हो चुका था। अब हम बात करेंगे कुछ और पॉइंट्स की, जिसमें आएगा क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्या क्या किस किस तरीके से हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को क्रिटिसाइज किया गया। तो भाई जब क्रिटिसिज्म की बात आई तो सबसे पहली बात ये बोली गई कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है। बहुत सारे क्रिटिक्स हैं, होते हैं ना कि बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट बैठ जाते हैं। आजकल तो मूवीज के क्रिटिक आ गए हैं दोस्तों, क्रिटिक आ सकते हैं, वो रेटिंग देते हैं मूवी को। तो ये तो भैया एक देश की संविधान बनाने वाली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी। तो बहुत सारे क्रिटिक्स ने बोला कि भाई ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जो लोग बैठे हैं ना, ये लोग रियल रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है इस देश के लोगों के। यानी कि इस देश के लोगों ने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के प्रिंसिपल पे इनको कलेक्ट नहीं किया है। अभी जिसको अगर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं पता है तो मैं एक शब्द में बता देता हूँ फ्रेंड्स, कि एक एज के ऊपर के सारे लोग वोट डाल सकते हैं और एक वोट को उतनी ही कीमत दी जाएगी। चाहे मुकेश अंबानी वोट डाले, चाहे गरीब किसान जो दिन के 300 रुपए कमाता है वो वोट डाले, दोनों की वोट की कीमत उतनी ही होगी, बराबर होगी। तो क्रिटिक्स का बोला कि भाई आपने संविधान तो बना दिया, बट ये संविधान बनाने वाली, सॉरी आपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो बना दी, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपका संविधान बनाएगी, बट आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है, रिप्रेजेंट नहीं करती है, इसको लोगों ने डायरेक्टली नहीं चुना है। अब इन क्रिटिक्स को कौन समझाए कि भाई ये जो समय था संविधान बनने वाला, ये बड़ा ही खतरनाक समय था। एक तो वैसे ही आजादी नहीं मिल रही थी देश को, इतने साल से लड़ रहे थे ब्रिटिश से आजादी के अगेंस्ट में, तो जैसे तैसे तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन रही थी, इतना बवाल हो चुका था, ठीक है, इतने सारे कम्युनल राइट्स हो रहे थे। अब उन सब चीजों के बीच में आप बोलो कि भैया हम इलेक्शन करा दें और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शन कराया जाए, वो पॉसिबल नहीं है दोस्तों, मुश्किल था, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था उस समय पे ये चीजें होना। जो लीडर्स थे वो बहुत जल्दी में थे कि हमको आजादी मिले, और उनकी जल्दी सही थी, क्योंकि ब्रिटेन के राज से अपने आप को जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी अलग करना बहुत जरूरी था। और उस समय पे इलेक्शन के ज्यादा फायदा इसलिए भी नहीं थे दोस्तों, क्योंकि लोग बहुत गरीब थे इंडिया के। गरीब किसान भाई मिलों में काम कर रहा है, खेतों में काम कर रहा है, उसको क्या पता भाई वो किसके लिए वोट डाल रहा है। आज की डेट में लोग पढ़े लिखे हो गए, इन्फॉर्म सिटीजन हो गए, एक्टिव सिटीजन हो गए, उनको अपने राइट्स के बारे में पता है, उन्हें पता है कि क्या सही है क्या गलत है। पर उस समय 1947 की बात हो रही है, देश की आबादी लगभग 30 या 35 करोड़ थी, लोगों पढ़े लिखे नहीं थे, उनको पता ही नहीं था करना क्या है। केवल 10% लोगों को वोट डालने का अधिकार दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। अब आप बोलोगे 100% लोगों को वोट डालने का अधिकार देंगे, बाकी 90% को, ज्यादातर आबादी को पता ही नहीं था, एजुकेशन रोड था ही नहीं। तो ये जो क्रिटिसिज्म है मेरे हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कि रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। हालांकि क्रिटिक्स ने ये क्या, ये जितना भी मैं आपको क्रिटिसिज्म बता रहा हूँ ना फ्रेंड्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, ये क्रिटिक्स ने दिया है। तो अगर किसी मेंस में, यूपीएससी के मेंस टाइम के एग्जाम में या ऐसे में अगर आपको ये सब चीजें कोट करनी है तो आप कोट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको चीजें समझा भी रहा हूँ और अपना एक व्यू पॉइंट भी दे रहा हूँ। फिर दूसरा बोला गया कि भैया हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो एक सोवरेन बॉडी नहीं है। कैसे सोवरेन बॉडी नहीं है? क्योंकि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रपोजल पे बनी है, तो कैबिनेट मिशन के प्लान के अंदर बनी है, ऐसा बोला गया। अरे भाई ठीक है, हम अंग्रेजों से आजादी की मांग कर रहे थे, ठीक है, हम अंग्रेजों के गुलाम थे। हम, ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने को बोला ना दोस्तों, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने आप नहीं बोला, हमने उनकी नाक में दम कर दिया, तो रोला मारा था उनको, इसलिए उन्होंने बोला। हर जगह बवाल होने लगा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया था, तो ब्रिटेन पे प्रेशर पड़ा, वो प्रेशर इंडिया का डाला हुआ था। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाद में बनेगी ना, उसने जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट बनाया है। तो मेरे हिसाब से ये बोल देना कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सोवरेन बॉडी नहीं है, ये भी गलत है। वो अलग बात है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दो भागों में टूट गई, एक पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई, एक इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई, वो एक अलग बात है। बट ये बोल देना कि इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रपोजल्स के अंदर बनाया गया है इसलिए सोवरेन बॉडी नहीं है, तो ये गलत होगा, क्योंकि हमको किसी भी चीज को डिसाइड करने से पहले उसके कंटेक्स्ट को देखना पड़ेगा। हालांकि ये क्रिटिसिज्म है बहुत सारे लोगों ने बना है कि चूंकि ब्रिटेन द्वारा दिए गए प्रपोजल्स के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी इसलिए एक सोवरेन बॉडी नहीं है। ओके, उसके बाद ये असेंबली जब जब अपने सेशंस को करती थी तो उससे पहले भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट की ऑफिशियल परमिशन लेती थी। हालांकि ऐसा नहीं था कि उस समय तक हम लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के गुलाम थे। 1946 का जब समय था ना, ब्रिटेन की सरकार को ये समझ में आने लगा था कि भैया अब इनको आजादी देनी ही पड़ेगी, और 1947 की शुरुआत में तो प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस ही कर दिया था कि भैया आजाद करो, इंडिया से बाहर निकलो। ओके, तो ये चीजें दोस्तों। फिर एक और क्रिटिसिज्म किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कि भैया बहुत समय लगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को अपना काम करने में। बहुत सारे लोग बोलने लगे कि भाई बाकी देशों के कॉन्स्टिट्यूशन बनने में इतना समय लगा नहीं। जैसे कि अब बात करें अमेरिका का, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन बनने में केवल 4 महीने लगे दोस्तों। तो यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन बनने में इतना समय क्यों लग रहा है? इस बात पे बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाए दोस्तों। तो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था उसमें 4 महीने लगे थे, लेकिन क्या यूएसए को इंडिया से यहाँ पे कंपेयर करना सही है? क्या आपको पता है दोस्तों कि यूएसए का जो संविधान बना था वो केवल फेडरल लेवल का था, यानी फेडरल लेवल पे काम कैसे किया जाएगा उसका संविधान था। आपको पता है कि यूएसए की जितनी भी अलग अलग प्रोविंसेस हैं, जो उनके जितने अलग अलग स्टेट्स हैं,
उन स्टेट्स के अपने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, टेक्सास का अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, फ्लोरिडा का अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, और हमारे देश का केवल एक संविधान था जो कि सेंटर के सारे नियमों को भी देखेगा और स्टेट के सारे नियमों को भी देखेगा। तो इस बात को कहना कि भैया यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन जल्दी बन गया और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में समय लगा, ये गलत था। एक्चुअली में ये बोल देना कि ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। और एक उस समय पे मेंबर थे नजीरुद्दीन अहमद। नसीरुद्दीन अहमद ने बोला कि भाई ये ड्राफ्टिंग कमेटी नहीं है, ये ड्रिफ्टिंग कमेटी है, ड्रिफ्ट कर रही है, जैसे कछुआ नहीं एक जगह से दूसरी जगह ड्रिफ्ट करता है, ये वो ड्रिफ्टिंग कमेटी है। पर देखा जाए दोस्तों, ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स की बेइज्जती कर रहे थे, जो कि करना बहुत गलत था। बी आर अम्बेडकर जी और उनकी टीम जो काम कर रही थी वो काम बहुत बड़ा था, बहुत मेजर स्केल का काम था, उसमें बहुत दिमाग की जरूरत थी, बहुत ध्यान देने की जरूरत थी, क्योंकि ये संविधान आने वाले भारत के शेप को डिसाइड करेगा, और उसने किया भी। तो ये कह देना कि भैया मेंबर्स ने इसमें समय लगाया, ये बिल्कुल गलत है। देखिए समय भी लगा तो वो समय किसी अच्छी चीज के लिए लग रहा था। और उसके रिस्पेक्ट में अगर आप बात करोगे दोस्तों, तो कनाडा का जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में 2 साल 6 महीने लगे थे, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में 9 साल लगे थे। तो ये कह देना कि भैया यूएसए से कंपेयर करके कि यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में 4 महीने लग रहे और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में भैया इतना समय लग रहा, ऑलमोस्ट 3 साल लग गए दोस्तों। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बनी थी? 1946 में बनी थी, और इनेक्ट कब हुआ कॉन्स्टिट्यूशन हमारा? 26 नवंबर 1949 को। तो ऑलमोस्ट 3 साल लगे, बट इट वॉज वर्थ इट, क्योंकि जो कुछ भी बनाया गया वो बहुत सही था। आगे देखेंगे, अब देखोगे दोस्तों, देखिए जो एंड में ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आप कह सकते हो कि क्रिटिसिज्म है, मैं उसको एक्चुअली में अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से काउंटर कर रहा हूं, जो कि मैं सोचता हूं। हालांकि क्रिटिसिज्म किस किस बेसिस पे किया गया ये आपको यहाँ पे पता चल रहा है। फिर हम बात करते हैं कि दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज डोमिनेटेड बाय कांग्रेस, ये बोला गया। ये चार्जेस लगाए गए कि भाई इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कांग्रेस डोमिनेट करती है। ग्रैनविल ऑस्टिन है, ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट भी थे, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट भी थे। इन्होंने बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी है ना, ये एक वन कंट्री, एक वन पार्टी असेंबली है, इसमें केवल कांग्रेस है। तो ग्रैनविल ऑस्टिन ने क्या बोला? द असेंबली वाज द कांग्रेस एंड द कांग्रेस वाज द असेंबली, असेंबली वाज कांग्रेस एंड कांग्रेस वाज असेंबली। अब ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, ये तो देखो बोला ही जाएगा। हमारे देश के फ्रीडम मूवमेंट के फोर फ्रंट में एक पार्टी रही है, और वो रही है इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ जुड़े थे महात्मा गांधी जी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग जुड़े थे। इवन इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ एक लंबे समय के लिए सुभाष चंद्र बोस जैसे लीडर्स जुड़े थे। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, इंडियन नेशनल कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जो हमेशा से फोर फ्रंट पे थी। वहीं पे मुस्लिम लीग हमेशा से एक ही नारा था उसका कि हमको आजाद कर दो। अब उस आजादी के लिए वो ब्रिटेन के लिए कुछ भी करेंगे, वो ब्रिटेन की चाकरी करेंगे, ठीक है ना। और वो कर करके उन्होंने देश का बंटवारा करा दिया, तोड़ दिया देश को। बट कोई नहीं, कांग्रेस जो था, कांग्रेस ऑब्वियस सी बात है भाई, कांग्रेस तो देश के लिए लड़ रही थी ना, तो वही डोमिनेंट पार्टी होगी, और वही सही भी था, वही हमारे देश के हित में था कि कांग्रेस को यहाँ पे मेजॉरिटी मिलेगी। अगर आप पार्टीज को देखोगे दोस्तों, जब इलेक्शन रिजल्ट्स आए थे ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो कांग्रेस ने जीती थी 208 सीटें, मुस्लिम लीग ने जीती थी 73 सीटें। उसके बाद और भी पार्टी, जैसे यूनियनिस्ट पार्टी थी वो 1 सीट जीती, कृषक प्रजा पार्टी थी उसने 1 सीट जीती, सिख जो नॉन कांग्रेस सिख थे उन्होंने 1 सीट जीती, कम्युनिस्ट पार्टी थी 1 सीट जीती, इंडिपेंडेंट 8 सीट जीते। ये ज्यादातर वोट मिले कांग्रेस को। क्यों मिले ज्यादातर वोट कांग्रेस को? क्योंकि कांग्रेस रिप्रेजेंट कर रही थी भाई लोगों को, कांग्रेस वाज रिप्रेजेंटिंग पीपल। ये बात बिल्कुल सच है दोस्तों, ओके। इनफैक्ट जो सबसे एजुकेटेड तबका था वो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा था, और गरीब भी वोट करते तो कांग्रेस को ही वोट करते इनकेस अगर वोटिंग होती डायरेक्ट, पर वो हुई नहीं। तो ये कुछ चीजें हैं दोस्तों। आगे बात करेंगे लॉयर पॉलिटिशियन डोमिनेशन। अब देखिए ये बात तो दोस्तों बिल्कुल सही है, हमारे संविधान में लॉयर्स कुछ ज्यादा थे, ज्यादातर लॉयर्स थे, इसीलिए आपको हमारे संविधान की जो भाषा मिलेगी ना फ्रेंड्स, वो थोड़ी थोड़ी लीगल लैंग्वेज है। तो उसको एक नॉर्मल इंसान जब पढ़ेगा उसको नहीं समझ पाएगा, थोड़ा सा उसको समझने में नहीं समझ पाएगा, तो नहीं बोलना चाहिए, थोड़ा उसको समझने में प्रॉब्लम जरूर आएगी। ऑब्वियसली फ्रेंड्स, लॉयर्स ने लिखा था कॉन्स्टिट्यूशन को, तो लीगल लैंग्वेज थी, तो थोड़ा सा मुश्किल होगा डिसिफर करना, और लैंग्वेज भी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि लीगल लैंग्वेज हमेशा से कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो ये बोला गया कि भाई सिर्फ लॉयर और पॉलिटिशियन भरे हुए हैं, इसलिए सोसाइटी का सारा तबके को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला। एक बात तो देखिए सही है, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लॉयर और पॉलिटिशियन भरे हुए थे, और सोसाइटी के बाकी एलिमेंट्स को उतना रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला था। कुछ हद तक ये बात सही है, इसके लिए कंटेक्स्ट रिस्पॉन्सिबल है और भी बहुत सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल है। आगे बात कही जाएगी कि भैया ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो हिंदूज डोमिनेट कर रहे थे, ऐसा बोला गया। अभी मैंने आपको बताया कि कांग्रेस के 208 लोग बने, फिर मुस्लिम लीग के 73 बने, फिर मुस्लिम लीग अपने इलाकों को निकाल के निकल जाएगी, और जब फिर केवल इंडिया वाली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बचेगी तो उसमें मुस्लिम्स भी मिलेंगे, पारसी भी मिलेंगे, सिख भी मिलेंगे, हर कम्युनिटी के लोग मिलेंगे। लेकिन ज्यादातर हिंदू थे, मुस्लिम्स और बाकी सिख्स ये सब थोड़े कम थे। तो इस बात पे कहा गया कि ये हिंदू से डोमिनेटेड थी। पर कह कौन रहा है कि हिंदू से डोमिनेटेड थी? तो लॉर्ड विंस्टन चर्चिल जैसे लोग बोल रहे हैं कि हिंदू से डोमिनेटेड थी। इन गोरों को अभी भी अकल नहीं आई। आजादी से पहले तो इन्होंने डिवाइड एंड रूल किया ही, और देश को और सोसाइटी को हमारी
धर्म के नाम पे जोड़ा, इन्होंने तो किस किस नाम पे तोड़ा, धर्म के नाम पे तोड़ा, सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो। फिर बाद में पता चला भैया क्रिश्चियंस को भी सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो, सिखों को भी सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो। फिर समझ में आया कि वुमेन को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो। फिर समझ में आया भैया डिप्रेस्ड क्लासेस को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो। ये तो भैया सोसाइटी को तोड़ ही रहे थे। कहो कुछ दिन बाद बच्चों को सेपरेट इलेक्टोरेट देने लगते हैं ये लोग। इनका क्या भरोसा भाई, बच्चों से बोल दो कि भैया अपने रिप्रेजेंटेटिव खुद चुन लो। ऑब्वियसली बात है बच्चे वोट नहीं कर सकते, तो मैं एक बात बता रहा हूं, मतलब सोसाइटी को जितने तरीके से तोड़ सकने की कोशिश की अंग्रेजों ने, इन अंग्रेजों ने कोशिश की कि भाई पूरी सोसाइटी को तोड़ के आपस में लड़ा दो, हम राज करेंगे। तो उसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आजाद हो रही है तो कुछ दिमाग वाले विस्काउंट सामन विंस्टन चर्चिल, बस इनको गाली नहीं दे रहा हूं मैं यहाँ पे, क्या कह रहे हैं कि इट इज डोमिनेटेड बाय हिंदूज। ठीक है ना, ये हिंदू से डोमिनेटेड है। तुमने क्या किया, तुमने अपने काम देखे, तुमने देश को तोड़ दिया धर्म के नाम पे, कास्ट के नाम पे, हर चीज में तुमने मेजर्स लगा दिए देश को तोड़ने को। फिर तुम यहाँ पे आके ज्ञान बांट रहे हो कि डोमिनेटेड बाय हिंदूज है। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हर तबके के लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिला था। मुस्लिम्स का नंबर कंपैरेटिवली कम इसलिए हो गया था क्योंकि मुस्लिम लीग के सारे मेंबर्स निकल के उन्होंने अपना एक अलग पाकिस्तान बना लिया था। लेकिन आप बाद में भी देखोगे जब भी हमारा संविधान में, हमारे लोकसभा में इलेक्शंस हुए हैं, हर कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन रहा है दोस्तों। तो ये चीजें हमने देखी दोस्तों। अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे, अपने भारतीय संविधान के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को देखेंगे। यहाँ पे कुछ ट्रिवियल फैक्टर्स हैं यहाँ पे, जो मैं फैक्टर्स आपको बताने वाला हूँ ये एक्चुअली में वन लाइनर में बहुत काम आते हैं दोस्तों। ठीक है, आपके जो पीसीएस टाइप के एग्जाम हो गए उसमें वन लाइनर में सवाल पूछे जा सकते हैं। जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सिंबल बनाया गया, सील बनाया गया, तो कुछ इस तरीके का था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, इसमें हाथी बना हुआ है। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सील में क्या था, हाथी था। सिंपल सा सवाल है। फिर हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन था, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कह लीजिए, लीगल एडवाइजर कह लीजिए, तो वो थे भैया सर बी एन राव। सर बी एन राव वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल एडवाइजर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फिर हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सेक्रेटरी कौन था, तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सेक्रेटरी थे HVR आयंगर। ओके, फिर हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चीफ ड्राफ्ट्समैन कौन था। चीफ ड्राफ्ट्समैन मतलब कि देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रीडिंग हो रही थी, कौन से प्रोविजन में क्या चेंजेस लेके आने हैं ये लोग बता रहे थे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे। लेकिन ड्राफ्ट्समैन का काम क्या था कि जो भी प्रोविजंस को इंप्लीमेंट किया जा रहा है उन प्रोविजंस को एक लैंग्वेज देनी है ना, एक भाषा देनी है ना, और उस भाषा को लिखना है संविधान में। तो वो भाषा डिसाइड करने के लिए भी कमेटी बनी थी और उसके हेड कौन थे, चीफ ड्राफ्ट्समैन कौन थे, आपके थे वो SN मुखर्जी जी। तो चीफ ड्राफ्ट्समैन थे SN मुखर्जी जी। फिर कैलीग्राफर यानी जिन्होंने अपनी हैंड राइटिंग से कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था, तो वो थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। आप आई होप आप पढ़ रहे हैं किताब खरीद के, तो उसमें ऑब्वियसली बात आपको ये सब चीजें दिख जाएंगी। ओके, फिर बहुत सारे और ट्रिवियल फैक्टर्स भी लिखे हैं कि जो ओरिजिनल वर्जन था आपका कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको थोड़ा और सजाया गया, डेकोरेट किया गया। तो डेकोरेशन में नंदलाल बोस जी और बिहोर राम मनोहर सिन्हा ने काम किया। ओके, फिर जब हिंदी वर्जन में हमारे संविधान को लिखा गया तो वो किसने लिखा, तो वसंत कृष्ण वैद्य ने लिखा, नंदलाल बोस जी ने उसको डेकोरेट किया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं दोस्तों, आप इनको याद कर लीजिए जितना हो सके। ये BN राव, HVR आयंगर और SN मुखर्जी, इसको याद रखिए दोस्तों। बाकी इससे सवाल ज्यादा दिखे तो है नहीं जितना मुझे याद आता है, बट पूछे जा सकते हैं, तो मैंने कवर करा दिया। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो हिंदी टेक्स्ट बना है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ओके, तो देखिए जब शुरू में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना उस समय पे ऐसी कोई बात नहीं कही गई कि भैया हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में भी बनाया जाना चाहिए। लेकिन बाद में ऑब्वियसली बात उठेगी कि भैया हमारी मेन भाषा तो हिंदी है, हमारे देश के ज्यादातर लोग हिंदी बोलते हैं। तो जब ज्यादातर लोग हिंदी बोलते हैं तो भैया एक हिंदी वर्जन भी होना चाहिए हमारे संविधान का। और इस हिंदी वर्जन ऑफ संविधान को बनाने के लिए लाया गया 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1987। ओके, 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ, इसके लिए भाई 56th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस किया गया। वो बिल जब फाइनली पास हो गया, प्रेसिडेंट का साइन पड़ गया, उसके बाद वो बना 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1987। इस अमेंडमेंट एक्ट से हुआ क्या, इस अमेंडमेंट एक्ट से एक नया आर्टिकल डाला गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल क्या था, वो था आर्टिकल 394A। और इस 394A को कौन से पार्ट में डाला गया, तो इसको डाला गया दोस्तों आपका पार्ट 22 में। इस पार्ट 22 की अगर हम लोग हेडिंग की बात करें दोस्तों, तो हेडिंग में आपको नजर आएगा पहले शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट और रिपील। ओके, ये शॉर्ट टाइटल हुआ करता था आर्टिकल 393 में, ये कमेंसमेंट हुआ करता था आर्टिकल 394 में, और ये रिपील हुआ करता था आर्टिकल 395 में। तो आर्टिकल 394A से पहले अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी नहीं था, पर आर्टिकल 394A के थ्रू, जो कि 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1987 से आया, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी को डाल दिया गया पार्ट 22 के टाइटल में। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई दोस्तों। और इसके थ्रू बोला क्या गया, इसके थ्रू ये बोला गया कि भाई प्रेसिडेंट
कुछ चीजें करेगा। क्या करेगा कि भाई हमारे संविधान को हिंदी भाषा में भी पब्लिश किया जाना चाहिए, पहली चीज। तो हमारे संविधान को हिंदी भाषा में पब्लिश करने के लिए हिंदी भाषा की लैंग्वेज के साथ, स्टाइल के साथ, उसके टेक्स्ट, उसके फिगर्स, इन सब चीजों के लिए जितने भी अरेंजमेंट्स करने पड़े वो करिए, ठीक है। 1987 में चूंकि इस एक्ट को लेके आया गया था, 58 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को, तो 1987 तक बहुत सारे अमेंडमेंट्स भी हो चुके थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जितने भी अमेंडमेंट हुए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उन अमेंडमेंट्स के भी हिंदी वर्जन को आपको कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, ये बोला गया। तो जितने अमेंडमेंट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के वो भी हिंदी वर्जन में आएंगे, और जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी हिंदी वर्जन में आएगा। ओके, चूंकि जो 1950 में हमको संविधान मिला था, 1987 तक वो संविधान थोड़ा बदल चुका था, चूंकि रेगुलरली उसमें अमेंडमेंट हो रहे थे। ओके दोस्तों, तो ये चीज बोली गई। और चूंकि हिंदी भाषा के हिसाब से कि अब देखिए, इंग्लिश टू हिंदी का ट्रांसलेशन जब इतने खतरनाक टर्मिनोलॉजीज में होगा, तो हिंदी में थोड़ा हिंदी को आपको और रिफाइन करना होगा, हिंदी के स्टाइल के हिसाब से आपके कॉन्स्टिट्यूशन को ढालना पड़ेगा। तो बहुत सारे हिंदी एक्सपर्ट्स बैठे, बहुत सारे लीगल एक्सपर्ट्स बैठे, और उन्होंने साथ मिलकर इस काम को कमीशन किया। ओके, और ये बोला गया कि जो हिंदी वर्जन आप बना रहे हो, उस हिंदी वर्जन का मतलब बिल्कुल इंग्लिश वर्जन के मतलब जैसा होना चाहिए। और अगर हिंदी टेक्स्ट का मतलब इंग्लिश वर्जन के टेक्स्ट से अलग आ रहा है, तो हिंदी टेक्स्ट को सूटेबली मॉडिफाई करके मतलब को सेम रखने की कोशिश की जाएगी। ओके, और आगे जितने भी अमेंडमेंट्स होंगे उन सबके हिंदी वर्जन भी निकाले जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे ये चीजें हमने देखी दोस्तों, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई। उसके आगे जो टेबल्स हैं, इस टेबल में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता चलेंगी कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी तो शुरुआत में उसमें 389 मेंबर्स थे। आपके ब्रिटिश की जो इंडियन प्रोविंसेस थी, जो इलाके सीधे ब्रिटिश कंट्रोल में थे, उसमें 292 थे, प्रिंसली स्टेट्स 93 थे, चीफ कमिश्नर 4 थे। तो 292 प्लस 4 296 पहले आ गए थे, 93 को भरने में थोड़ा समय लगा था। ये सब तो मैं पिछले चैप्टर्स में आपके साथ डिस्कस कर ही चुका हूं, तो आपको आइडिया होगा ही। एक और खास बात दोस्तों, पहले ही मैंने आपको बताया कि जब इलेक्शन हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जब इंडिया पाकिस्तान अलग नहीं हुए थे, तब कांग्रेस को मिली थी 208 सीटें और मुस्लिम लीग को मिली थी 73 सीटें, बाकी छोटी छोटी सीटें मिली थी औरों को। और हिंदू और मुस्लिम मेंबर्स की अगर आप बात करोगे दोस्तों, एक मिनट, हाँ, जब आप हिंदू और मुस्लिम मेंबर्स की बात करोगे तो हिंदू आए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 163, मुस्लिम आए थे 80, शेड्यूल कास्ट आए थे 31, क्रिश्चियंस आए थे 6, एंग्लो इंडियंस 3, पारसी 3, हर कम्युनिटी के लोग आए थे। लेकिन ऑब्वियसली बात है, जितने भी मुस्लिम्स थे, मैक्सिमम मुस्लिम्स मुस्लिम लीग के साथ पाकिस्तान वाली साइड पे चले गए। आपको यहाँ पे टेबल मिल जाएगा कि अलग अलग प्रोविंसेस को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितनी सीटें अलॉट की गई थी, तो वो आप देख सकते हो। वो मुझे यहाँ पे बताना उतना जरूरी है नहीं। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई दोस्तों। यहाँ पे मैं इसको खत्म कर रहा हूँ। अगली वीडियो बहुत जल्दी मैं आपके लिए लेके आया हूँ, आपको ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने जितने ज्यादा दोस्तों के साथ हो सके इन वीडियोस को शेयर करें फ्रेंड्स। अगर मैं इन वीडियोस को बना रहा हूँ तो कम से कम हजार लोग भी अगर एक वीडियो को देख लेंगे ना, तो मुझे लगेगा कि मेरा, कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया। वैसे तो अगर 10 लोग भी देख रहे हैं, 5 लोग भी देख रहे हैं, 100 लोग भी देख रहे हैं, तो भी किसी ना किसी को फायदा मिल रहा है। पर जितने ज्यादा लोग देखेंगे उतना ही मुझे इससे, आप कह सकते हैं कि, कॉन्फिडेंस मिलेगा और वीडियोस बनाने का मन करेगा। तो भाई आप लोग इतना कर दो कि आप इन वीडियोस को अपनी तरफ से जितने ज्यादा लोगों को शेयर कर सकते हो शेयर कर दो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। यही गुरु दक्षिणा होगी मेरी। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।